नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 12वें पाठ लाभदायक एवं हानिकारक पौधे और जंतुओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे, तो आज की कक्षा में हम इसके दूसरे भाग को पूरा करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि हमने पहले भाग में क्या क्या जाना था। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने जाना था कि पौधे और जंतु दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग है। इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं होती है। पौधों की उपयोगिता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया था। पहला लाभदायक पौधे और दूसरा हानिकारक पौधे। लाभदायक पौधों में हमने ऐसे पौधों के बारे में जाना था जिनसे हमें भोजन प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते थे, जिनसे विभिन्न प्रकार के हम वस्त्र बनाते हैं। और ऐसे पौधों के बारे में भी हमने जाना था जिनमें औषधि गुण होते हैं और जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के रोगों में दवा के रूप में करते हैं। साथ ही साथ पौधों के और क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक से चर्चा की थी। इसके अलावा हमने उन पौधों के बारे में भी जाना था जिनसे हमें हानि पहुंचती है। वो कौन कौन से पौधे थे बच्चों? वो थे ऐसे पौधे जिनसे हमें खुजलाहट होती है, कुछ ऐसे पौधे थे जो कि जहरीले होते हैं, जैसे पीली कनेर या मदार के पौधों से निकलने वाला दूध। और खुजलाहट पौधे वाले पौधे कौन कौन से थे? जैसे कि केवाच के रोए और आपके कच्चे पपीते से निकलने वाले दूध, इन सब से खुजलाहट होती थी। साथ ही साथ हमने ऐसे पौधों के बारे में भी जाना था जिनसे हमें मादक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो बच्चों, पहले भाग में हमने पौधे की उपयोगिता को विस्तार पूर्वक से जाना और इस भाग में हम जानेंगे कि जीव जंतु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं हम किन किन रूपों में इनका उपयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं जंतुओं के वर्गीकरण से। जी हाँ बच्चों, जंतुओं की उपयोगिता को देखते हुए इन्हें भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला लाभदायक जंतु और दूसरा हानिकारक जंतु। अब जो हानिकारक जंतु होते हैं बच्चों, उन्हें भी हम अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि विषैले होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि रोगवाहक होते हैं, यानी कि रोगों के रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि हमारी फसलों को, पौधों को नष्ट करते हैं। तो इनको इन्हीं के समूहों के आधार पे हम अपनी कक्षा में जानेंगे। लाभदायक जंतुओं को भी उनकी उपयोगिता के आधार पे हम अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिन्हें से हमें भोजन प्राप्त होता है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती है जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। दूसरा उत्पाद देने वाले जंतु, यानी कि उन जंतुओं से कुछ ऐसी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तीसरा ऐसे जंतुओं का समूह होता है जो हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि सहायक जंतु। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जंतुओं की क्या क्या उपयोगिता है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो चित्र दिखाया दे रहा है, इसे देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जंतुओं से हमें किन किन प्रकार के पदार्थ या उपयोग, किस प्रकार का उपयोग है हमारे जीवन में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में कि जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं या हम उनसे विभिन्न प्रकार की सहायता लेते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक महिला ने अपने गले में सुंदर सी माला पहनी हुई है। बच्चों, ये मोती की माला किससे बनी है? मोतियों से। और ये मोती भी हमें सीप से प्राप्त होता है, यानी कि जीव से। जी हाँ बच्चों, जो प्राकृतिक मोती होती है वो भी हमें जंतु से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जंतुओं से किन किन रूपों में हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। बच्चों, जब भी हम जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन की बात करते हैं या खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे जो मस्तिष्क में वस्तु आती है वो होता है दूध। जी हाँ बच्चों, दूध का प्रयोग हम रोज करते हैं। हमारे घरों में दूध आता है, दूध से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनती हैं। पर क्या आपको मालूम है ये दूध हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है?
बिल्कुल सही बच्चों। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी इन सभी जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध एक संतुलित आहार है जो कि हमारे शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाता है। इसीलिए बच्चों दूध का सेवन प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। अब बच्चों इन जंतुओं से जो दूध हमें प्राप्त होता है, क्या आप बता सकते हैं कि इन जंतुओं में से किस जंतु का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जी हाँ बच्चों, गाय के दूध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो फैट रहित होता है, यानी पतला होता है, जो कि शरीर में पचने में आसानी होती है। साथ ही साथ गाय का जो गोबर होता है बच्चों, वो भी बहुत उपयोगी होता है, जिसके द्वारा प्राकृतिक खाद बनाई जाती है और इसका उपयोग खेती में किया जाता है। गाय के द्वारा मिलने वाले गौमूत्र का भी उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो बच्चों देखा आपने गाय कितनी गुणकारी होती है। शायद इसीलिए हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मछलियों की। जी हाँ बच्चों, आप में से कई बच्चियों ने हो सकता है तालाब में से कभी न कभी मछली को जाल के द्वारा पकड़ा होगा। बहुत मजा आता है इस कार्य में। परंतु क्या आप जानते हैं ये जो मछली होती है वो कितनी उपयोगी होती है? मछलियों में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, मछली का जो सेवन करते हैं जो लोग, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। मछली का उपयोग मुख्यतः लोग भोजन के रूप में करते हैं। हमारे देश में पश्चिमी बंगाल, असम, इन सभी राज्यों में मछली मुख्य रूप से खाई जाती है। क्यों खाई जाती है? क्योंकि मछली में बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। साथ ही साथ बच्चों कुछ मछलियों के, जैसे कि कॉड और शार्क, इन मछलियों के यकृत से तेल निकाला जाता है। इस तेल में बहुत ही औषधि गुण होता है, जो कि विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं उन मछलियों की जो कि हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले तालाबों में पाई जाती हैं, जैसे रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि। इस प्रजाति की मछलियां हमारे आसपास के तालाबों में प्रायः देखी जाती हैं। बच्चों मछलियां जो हैं प्रमुख रूप से उद्योग के रूप में हमारे देश में बनाई जाती है, यानी मछली उद्योग भी कई लोगों की जीविका का आधार है। अब बात करते हैं शहद की। जी हाँ बच्चों, जो मीठा शहद होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। शहद स्वाद में मीठा होता है और बहुत से औषधि गुणों से युक्त होता है। जी हाँ बच्चों, जो मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है वो सिर्फ स्वाद में मीठा ही नहीं होता है, बल्कि बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होता है। अब ये मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं बच्चों? आइए जानते हैं। मधुमक्खियां फूलों के रस को चूसती हैं। आपने कई बार देखा होगा मधुमक्खियों को फूलों के ऊपर मंडराते हुए। वो क्यों मंडराती हैं? जी बच्चों, वो फूलों के रस को चूसने के लिए उस पर जाती हैं। मधुमक्खियां फूलों को रस को चूसती हैं और अपने शरीर से निकलने वाले एंजाइम के साथ उसे मिलाती हैं। इन फूलों के रसों को वो अपने मुंह में बहुत देर तक, कई घंटों तक चबाती हैं और अपने शरीर से निकलने वाले एंजाइम के साथ मिलाती हैं। इस तरीके से तैयार रस को वो अपने छत्तों के खानों में एकत्र करती हैं और इस प्रकार से शहद का निर्माण करती हैं। बच्चों कभी आपने मधुमक्खी के छत्ते को ध्यानपूर्वक देखा है? जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाया दे रहा होगा, मधुमक्खी के छत्ते के हर खाने में 6 कोने होते हैं। अब इस 6 कोने बनाने का क्या रहस्य है? बच्चों कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 6 कोने से बनी हुई आकृति सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी कि उस 6 कोने वाली आकृति में हम अधिक से अधिक मात्रा में सामग्री रख सकते हैं। शायद यही कारण है कि मधुमक्खियां जो अपना छत्ता बनाती हैं उनके हर खाने में 6 कोने होते हैं, ताकि वो शहद की अधिक से अधिक मात्रा अपने छत्तों में एकत्र कर सकें। अब बच्चों क्या मधुमक्खियों से हमें सिर्फ शहद प्राप्त होता है? जी नहीं, मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है और उस मोम से हमें क्या क्या बनाते हैं? पॉलिश, मोमबत्ती और विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन भी। तो ये तो बच्चों बात हुई मधुमक्खी की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुर्गी और उसके अंडे की।
ये तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, और जिसका सटीक उत्तर हमें आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं, लेकिन ये 100% सत्य है कि मुर्गी और अंडा दोनों ही हमारे शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। जी हाँ बच्चों, जंतुओं से मिलने वाले मांस, कई जंतु जैसे कि मुर्गी, बकरी, भेड़, इन सभी जंतुओं से मिलने वाला जो मांस होता है, जिसे भोजन के रूप में बहुत से व्यक्ति ग्रहण करते हैं, इनमें बहुत ही उत्तम कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। और मुर्गी और बतख, इनके अंडे भी बहुत ही लाभदायी होते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की कुछ ऐसे जंतुओं की जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे जंतुओं के बारे में जिनसे हमें उत्पाद मिलता है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ऐसे जंतुओं की बात करते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उन रेशों से हम वस्त्र बनाते हैं। इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ में, यानी कि रेशे से वस्त्र तक में, आपने बहुत विस्तार पूर्वक से ऐसे जंतुओं के बारे में जाना था जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे हम वस्त्र बनाते हैं। तो वो जंतु बच्चों कौन कौन से थे? जी हाँ, भेड़, ऊंट, याक, इन सभी से हमें रेशे मिलते थे जिनसे हम ऊन का निर्माण करते हैं। और ऊन हमारे लिए क्यों आवश्यक है बच्चों? जी हाँ, ठंडियों से बचने के लिए। अब बात करते हैं रेशम के कीट की, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। रेशम का कीट कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर। और रेशम के कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम, जिससे हम बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाते हैं। रेशम के कीट से हमें रेशम कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक से अपने द्वितीय पाठ में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाख के कीट से हमें लाख कैसे प्राप्त होता है। जी बच्चों, लाख का कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेता है, जिसे खरोचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार किया जाता है। तो बच्चों, लाख के कीट से हमें लाख प्राप्त होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि लाख हमें कैसे प्राप्त होता है। लाख से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चमड़े के बारे में। जी बच्चों, जो चमड़ा होता है जिससे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कुछ परिधान बनते हैं, बेड बनते हैं, पर्स बनते हैं, तो ये जो चमड़ा होता है वो भी हमें जंतुओं की खाल से प्राप्त होता है। चमड़ा भैंस, भेड़, इन सभी जंतुओं से की खाल से प्राप्त किया जाता है। कुछ अन्य जंतु भी होते हैं जिनकी खाल से हमें चमड़ा प्राप्त होता है। वो कौन कौन से हैं? घोड़ा, सुअर, मगरमच्छ, सांप, इन सभी जंतुओं की खाल से भी चमड़ा प्राप्त होता है। अब बच्चों, अगला चित्र देखते हैं जो कि एक कस्तूरी मृग का है। कस्तूरी मृग ये क्यों हमारे लिए लाभदायी है? कस्तूरी मृग की नाभि के पास एक ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, जिसके अंदर हमें कस्तूरी नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसमें बहुत ही तीव्र सुगंध होती है और इसका प्रयोग हम करते हैं औषधि के रूप में। तो बच्चों, हमने अभी तक जिन जंतुओं के बारे में चर्चा की वो हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं, परंतु बच्चों, क्या आप जानते हैं इन्हीं जंतुओं के आधार पे बहुत से लोगों की जीविका चलती है। जी हाँ, हमारे देश के कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जो कि इन्हीं जंतुओं पर निर्भर हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। सर्वप्रथम देखते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर बच्चों जो कि जुड़ा होता है मधुमक्खी पालन से। आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हो कि मधुमक्खियों का पालन किस प्रकार से होता है। एक बड़े से डिब्बे में इस तरीके से प्लेट में मधुमक्खियों को पाला जाता है और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं बच्चों? एपी कल्चर। अब बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीटों का पालन, रेशम उद्योग। रेशम को कीट को कहाँ पाला जाता है बच्चों? जैसा कि अभी हमने बताया भी था, शहतूत के पेड़ पर। इस प्रकार से रेशम को कीड़ों को पाला जाता है और उससे प्राप्त कोकीन से
हम रेशम के धागे प्राप्त करते हैं। और रेशम के उद्योग को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। मुर्गी पालन, ये भी हमारे देश में बहुतायत से किया जाता है। मुर्गी पालन को हम पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। मछली उद्योग यानी कि मछलियों का पालना, मछलियों को पालने वाले उद्योग को हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जुड़ा होता है केचुओं से। अब बच्चे, ये केचुओं का पालन हम क्यों करते हैं? केचुए जो होते हैं बच्चों, वो मिट्टी को बहुत ही गुणकारी खाद में बदल देते हैं, जो कि हमारी यहाँ खेती में सहायक होती हैं। इससे बहुत ही उत्तम किस्म की प्राकृतिक खाद बनाई जाती है। इसीलिए केचुओं को इस प्रकार से पाला जाता है और इस उद्योग को हम कहते हैं वर्मी कल्चर। तो ये बच्चों हमने जाने ऐसे जंतुओं के बारे में जो कि हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ऐसे जंतुओं के बारे में जानते हैं जिनसे हमें किसी न किसी रूप में हानि पहुंचती है। और लेकिन हाँ, उससे पहले हम कुछ ऐसे जंतुओं को भी जान लेते हैं जो कि हमें हमारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या बच्चों आप ऐसे कुछ जंतुओं के नाम बता सकते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो आता है कुत्ते का। जी हाँ, कुत्ता। कुत्ता हमारा एक सहायक जंतु है जो कि हमें विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि हमारे घरों की चौकीदारी करता है। कई जगह पर इसका इस्तेमाल स्लेज गाड़ी में भी किया जाता है, यानी कि बर्फ की जगह पर एक गाड़ी होती है जिसे हम स्लेज गाड़ी कहते हैं, उसको खींचने में कुत्तों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बैल की, जो कि किसान भाइयों का मित्र होता है। बैल जिससे जो कि हमें खेती में सहायता प्रदान करता है। आज के आधुनिक युग में जब ट्रैक्टर हमारे जीवन में आ चुका है, तब कई जगह पर ट्रैक्टरों के द्वारा खेतों को जोता जाता है, परंतु बच्चों पहले जो खेत के जोतने का कार्य होता था वो बैल के द्वारा ही होता था। इसके अलावा और भी कई जंतु हैं जो कि हमारे सहायक होते हैं, जैसे कि घोड़ा और हाथी। इनके अलावा खच्चर हैं, गधा है, ये भी हमारे सहायक जंतु होते हैं जो कि सामान को ढोने में हमारी सहायता करते हैं। घोड़े का प्रयोग हम सवारी के रूप में भी करते हैं। आपने टांगा तो अवश्य देखा होगा। टांगे को कौन खींचता है बच्चों? जी हाँ, हमारा मित्र घोड़ा। सॉरी बच्चों, ये घोड़ा। तो देखा, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कि हमारे जीवन में, जो दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसमें सहायक होते हैं। तो कुछ ऐसे जंतुओं की सूची आप भी बनाइएगा जो कि आपके आसपास पाए जाते हैं और आपके कार्य में सहायक होते हैं। उनसे हमें क्या क्या सहायता प्राप्त होती है, ये भी आप अवश्य लिखिएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों और कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं। जब भी हम हानिकारक जंतुओं की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में जिन जंतुओं का नाम आता है वो होते हैं विषैले जंतु। जी हाँ, जहरीले जंतु। तो आइए जानते हैं कि सांप और बिच्छू के अलावा और कौन कौन से जंतु होते हैं जो कि विषैले होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बॉक्स जेलीफिश के बारे में। बच्चों, जो बॉक्स जेलीफिश होती है वो दुनिया का सबसे जहरीला जीव माना जाता है। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाया जाता है और ये बिल्कुल पारदर्शी होता है, यानी कि पानी में इसे आप आसानी से नहीं देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे जहरीला जीव माना जाता है वो है सांप की प्रजाति का किंग कोबरा। जी हाँ बच्चों, काला नाग जिसे आप कहते हैं। सांप की प्रजाति में किंग कोबरा को सबसे घातक जीव माना जाता है। कोबरे का डंक बेहद ही विषैला और दर्दनाक होता है। इसके बाद जो जंतु आते हैं जिन्हें हम विषैला मानते हैं वो हैं बिच्छू। बिच्छू का डंक जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। बच्चों, जो बिच्छू होता है वो माना तो यही जाता है कि वो सांप से ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन जब बिच्छू डंक मारता है तो बहुत ही कम मात्रा में उसका जो जहर होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। परंतु जो काला बिच्छू होता है उसका जो जहर होता है वो हमारी तंत्रिका तंत्र और दिल पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं पीली बर्रे और मधुमक्खी की। जी हाँ बच्चों, हमने ये तो जाना कि मधुमक्खी से बहुत ही मीठा शहद प्राप्त होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, परंतु मधुमक्खी का जो डंक होता है वो बहुत ही कटु होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है।
अब बात करते हैं हमारे आसपास पाई जाने वाली छोटी छोटी चींटी, खटमल और मच्छरों की। ये भी जब हमें काटते हैं तो हमारे शरीर में खुजली और जलन होने लगती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ ऐसे जंतुओं के बारे में जानते हैं जो कि रोगवाहक जंतु होते हैं। रोगवाहक जंतु यानी कि ऐसे जंतु जो रोग के रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। इनमें सबसे पहले हम जानते हैं मच्छरों के बारे में। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि मच्छरों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? बिल्कुल सही, मच्छरों के द्वारा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह के कई रोग फैलते हैं। कुछ खास प्रजाति के मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं। होता क्या है बच्चों, ये जो खास प्रजाति के मच्छर होते हैं, जैसे कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज के द्वारा। अब मादा एनाफ्लीज मच्छर अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो उसके शरीर से वो रोगाणु उसके शरीर में आ जाते हैं, और जब वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो मलेरिया के रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और वो भी मलेरिया बीमारी से संक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार से मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इन बीमारियों को फैलाते हैं। जैसे डेंगू किसके द्वारा फैलता है बच्चों? एडीज प्रजाति के मच्छरों के द्वारा। चिकनगुनिया एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के द्वारा फैलता है। अब हमने और आपने अपने घर में आसपास घरेलू मक्खी को तो बहुतायत में देखा होगा। कहा भी जाता है बच्चों कि हमेशा खाद्य पदार्थ को ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खी ना बैठ सके। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मक्खी के पैरों पे, मक्खी हर जगह घूमती है बच्चों। मक्खी जब कूड़े करकट के ढेर पे या किसी गंदगी के स्थान पे बैठती है तो मक्खी के पैरों पे या शरीर पे उस गंदगी के स्थान पे पनपने वाले जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो चिपक जाते हैं, और जब वो हमारे खाने की वस्तुओं पे बैठती है तो वो जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं वो हमारे खाद्य वस्तुओं में आ जाते हैं, और जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में वो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा और डायरिया, जिसमें कि हमें दस्त और उल्टियां होने लगती हैं। तो इनसे बचने के लिए सदैव अपने खाने को ढक कर रखिए। अब बात करते हैं रेबीज की। आपने तो ये सुना होगा कि कुत्ते को काटने पर 14 इंजेक्शन लगते हैं। वैसे अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है बच्चों, तो 14 इंजेक्शन तो नहीं, 2 या 3 इंजेक्शन ही लगते हैं, परंतु इंजेक्शन अवश्य लगते हैं। वो क्यों लगते हैं बच्चों? क्योंकि कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग फैलता है। रेबीज पशुओं के लार से फैलने वाला रोग है। ये कुत्तों के अलावा अन्य कई और जंतु होते हैं जिनके काटने से फैलता है, जैसे बंदर या नेवले। संक्रमित जानवर के लार का संपर्क जब व्यक्ति के खून से होता है तब यह वायरस फैलता है। अब व्यक्ति के खून में ये वायरस कैसे पहुंचेगा बच्चों? जंतु के काटने से। इसीलिए बच्चों कुत्तों से सावधानी भी बरतनी चाहिए। ये अवश्य हमारे मित्र हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं, तो इसलिए सावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जंतुओं की जो कि फसलों तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें सबसे पहले एक छोटा सा जीव आता है जिसे हम टिड्डी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, टिड्डियों का दल देख करके तो किसान भाइयों के हाथ पैर ही फूल जाते हैं, क्योंकि ये 2-4 की संख्या में नहीं होते हैं, ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली टिड्डी जब करोड़ों की संख्या में किसी खेत पे प्रवेश करती हैं तो ये पूरी फसल को चट कर जाती हैं। एक टिड्डी रोज अपने वजन के बराबर लगभग 2 ग्राम का भोजन ग्रहण करती है। तो जरा सोचिए कि करोड़ों की संख्या में जो टिड्डी होती है वो कितनों का भोजन चट कर जाएगी? जी बच्चों, लगभग 35,000 लोगों का। है ना खतरनाक बच्चों? इस टिड्डी के दल से बचने के लिए, बचाव के लिए इनके ऊपर रासायनिक छिड़काव किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों चूहे की। ये जो छोटा सा चूहा दिखता है वो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार खेत में खड़ी फसलों को 5 से लेकर के 15% तक हानि ये चूहे पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं तोते की।
जो कि आपके घरों में भी पाला जाता है। जी, हो सकता है आप में से कई बच्चों के घरों में तोता पाला गया हो। परंतु बच्चे, तोता भी जो होते हैं वो हमारे फलों की जो जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं, जैसे अमरूद, आम, इनके बाग को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ तोते जो होते हैं वो अफीम की फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं नीलगाय। नीलगाय बच्चों दलहनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका झुंड जिस खेत में प्रवेश कर जाता है वहां की फसलों को खा करके बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। हाथी। हाथी धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये विशालकाय हाथी का झुंड जिस खेत में चला जाए बच्चों, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस खेत की फसल का क्या हाल होगा। जी, ये बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों, कुछ जंतु जो कि किसी रूप में हमें सहायता प्रदान करते हैं, तो कहीं कहीं पे किसी न किसी रूप में हमें हानि भी पहुंचाते हैं। तो सिर्फ हमें सावधानी की आवश्यकता है। तो बच्चों, हमने आज की कक्षा में क्या क्या जाना? हमने जाना कि कुछ जंतु हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होते हैं। कुछ से हमें भोजन के रूप में बहुत सी चीजें प्राप्त होती है। कुछ से हमें उत्पाद प्राप्त होता है जिनसे का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। कुछ जंतुओं को हम पालते भी हैं जो हमारे लिए एक मित्र की तरह होते हैं, जो हमें दैनिक जीवन में हमारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनसे हमें हानि पहुंचती है, जैसे कुछ विषैले जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो हमारी फसलों को नष्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कि पूरे पाठ में हमने क्या क्या सीखा। जैसे हमने पौधों की उपयोगिता को भी जाना और जंतुओं की उपयोगिता को भी जाना। तो जंतुओं के उपयोगिता में हमने जाना कि जंतु हमारे लिए कितने लाभदायी होते हैं, उसी प्रकार जैसे कि पौधे हमारे लिए लाभदायी होते हैं। लेकिन बच्चों, इन्हीं जंतुओं के द्वारा कुछ बीमारियां भी फैलती हैं। वो कौन कौन सी थी? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि। और संक्रमित कुत्तों आदि इन तरह के जानवरों के काटने से कौन सा रोग फैलता था बच्चों? रेबीज रोग फैलता था। और पौधे जो कि इतने लाभदायी होते हैं, लेकिन उनसे कुछ मादक पदार्थ भी प्राप्त होता था जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते थे। तो इस प्रकार बच्चों, आपका ये जो पाठ है 12वां पाठ लाभदायक और हानिकारक जंतु यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इस पाठ में बताई गई सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस पाठ को आप स्वयं कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा, तो कक्षा में बताई गई बातें आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आज बताई गई कुछ बातों के आधार पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, जिनमें से कुछ वाक्य सही हैं और कुछ वाक्य गलत हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि कक्षा में बताई गई बातों के आधार पर आप स्वयं सक्षम होंगे ये जानने में कि यहाँ बताई गई बातों में कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत है। जैसे पहला, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बच्चों, क्या ये लाभदायक होता है? बिल्कुल नहीं, ये हानिकारक होता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, जैसा कि हमने आज की ही कक्षा में जाना कि रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। बिल्कुल सही बच्चों, हमने चर्चा भी की थी कि मच्छरों के द्वारा ये बीमारियां कैसे फैलती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए सारे प्रश्नों को आप स्वयं हल करने में सक्षम होंगे, और यदि नहीं तो आप अपने घर के किसी बड़े की भी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपनी ये कक्षा को समाप्त करते हैं, परंतु उससे पहले हम एक कानून को भी जानते हैं जो कि जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और वो क्या है? वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना एवं किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।